4 लाख को पार कर गए हैं कोरोना के केसेस। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 3500 से ज्यादा की मौत हो गई है। दिल्ली से गंभीर खबरें आ रही हैं। बत्रा हॉस्पिटल से 8 मरीजों की मौत की ऑक्सीजन की कमी की खबर आई है। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल इस वक्त आज तक पर है। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, सरकारी अस्पतालों में क्या होता है सर? किस तरह से ऑक्सीजन आती है? क्या आप लोग भी वहां पर इसी तरह की कमी महसूस करते हैं? जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं एक जगह पे ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है। ये तो इसी हिसाब से जैसे मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हम लोग ट्रियाजिंग करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे सीरियसली इंजर्ड पेशेंट आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रियाज करके किसको कितनी ज़्यादा इंजरी है। मुझे लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि एक तो लगातार इसकी रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट, जब आपके रोज़ नंबर बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, रोज़ नंबर बढ़ रहे हैं तो उसके अनुपात में सीरियस पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उसको हम चेज़ ही करते रह जा रहे हैं। और ऐसी हालत में कोई भी एक अस्पताल ऐसा नहीं हो सकता जो ऑक्सीजन ज़्यादा लेके बैठ जाए, और जितना भी लेके बैठ जाएगा उसकी कितनी देर चलेगी। लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन सेल है जिसको, और कम्युनिकेशन है, जो ये देखता रहता है कि कहाँ पे एकदम प्रिकेरियस सिचुएशन हो रही है वहाँ भेजा जाए, मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी टाइट रोप टास्क। और कहीं ना कहीं उसमें अगर कुछ अगर होता है, गफलत होती है या उसमें कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कुछ होता है, तो ऐसी दुखद हालत हो जाती है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि अभी डॉक्टर रवि ने भी कहा, ये सिचुएशन जो है, अगर हमारे केसेस कंट्रोल नहीं हुए तो अगले 2 हफ्ते में और ज्यादा बदतर हो जाएगी। आज जो ऑक्सीजन की सिचुएशन है ये पिछले हफ्ते से बेहतर है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिसके पास ऑक्सीजन जितनी भी हो वो इतनी जल्दी यूज हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसे कई पेशेंट हमारे जो है अब हाई फ्लो नेजल कैनुला पे है, अब 60 लीटर पर मिनट की स्पीड से उनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है। अरे एक ऑर्डिनरी पेशेंट को 6 लीटर पर मिनट चाहिए, तो वो 26 पेशेंट 260 पेशेंट के बराबर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। और जितने जितने ऐसे सीरियस पेशेंट आते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि जहाँ हमारा थोड़ा सा हमें लगता है हमारे पास है तो हम और ऑक्सीजन के बेड खोल देते हैं। तो कभी भी, क्योंकि पेशेंट इतने ज्यादा है, तो कभी ऐसी सिचुएशन हमारे पास कंफर्टेबल नहीं होने वाली है जहां हम कहें कि हमारे पास 1 दिन 2 दिन की ऑक्सीजन है। सब लोग घंटों के हिसाब से चल रहे हैं, और जब तक ये नंबर ऑफ केसेस कम नहीं होंगे, हर जगह यही हालत रहेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वप्निल, महाराष्ट्र तो हमारे देश में इस सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित है, फर्स्ट में भी था। और अब से कुछ देर पहले आपने कहा कि हमारे वहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम देश के कई सारे राज्य, 3 राज्यों के डॉक्टर्स तो यहां पर बैठे हुए हैं हमारे साथ, जबरदस्त ऑक्सीजन संकट से देश जूझ रहा है। महाराष्ट्र कैसे कमी पूरी कर रही है? और महाराष्ट्र को भी तो केंद्र ही देती होगी ना, या आपके अपने प्लांट्स भी अलग से आप अपना भी उत्पादन करते हैं? ऐसा हमें पता नहीं, अगर हो तो प्लीज समझा दीजिए। एक्चुअली महाराष्ट्र में आपको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रोपोर्शनेट केसेस कितने हैं और उनके लिए बेड और हॉस्पिटल फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है। उसके रेस्पेक्ट में जब स्टेट में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो उस समय सिचुएशन ओवर सैचुरेट हो रही थी, कैपेसिटी के बियॉन्ड ये सब चीज़ें जा रही थी। लोग घरों में कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर लोगों ने रखे हुए थे और वो उस पर थे। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन अभी ईज ऑफ हो गई है, अभी लोगों के लिए बेड अवेलेबल है, केसेस कम हुए हैं। जो नॉर्थ में हो रहा है, जो यूपी में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है या बाकी स्टेट्स में सिचुएशन है, वो इस वजह से खराब है कि प्रोपोर्शनेटली हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये चीजें आफ्टर फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, या ठीक है डॉक्टर भार्गव रिएक्ट करना चाह रहे हैं डॉक्टर स्वप्निल, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन बहुत कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतनी कम ऑक्सीजन में दिल्ली सांस कैसे ले? अब ये एक बार फिर से लड़ाई हो गई है दिल्ली केंद्र में। दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया है। दिल्ली को कल केवल 312 टन ऑक्सीजन मिली। 976 टन में से अगर 312 टन मिलती है तो मुश्किल होगी। तो इतनी कम ऑक्सीजन में दिल्ली सांस कैसे ले? दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी है। 976 टन ऑक्सीजन हमें चाहिए, लेकिन 312 टन ऑक्सीजन हमें मिली है। संत परमानंद अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन इस वक्त बची है। दिल बैठता है
आप सारे डॉक्टर्स हैं, 6 इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर भार्गव आ रहे हैं, दिल बैठ जाता है, तकलीफ होती है और ये खबरें आती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर ऐसा कहते हैं तो क्या होगा। जी डॉक्टर भार्गव, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, स्वप्निल जी की बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूं। दिल्ली एनसीआर में पूरा नॉर्थ इंडिया आता है, वो जम्मू कश्मीर से लेके बिहार से, राजस्थान से सारे लोग यहाँ ड्रेन होते हैं। तो जितने भी ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है वहां पे लाइक्लीहुड है कि ये ड्रेन होगा। हम दिल्ली और एनसीआर मान के चलना चाहिए। यहाँ पे बहुत स्टीप राइज है, यहाँ पे बिल्कुल रॉकेट की तरह कर्व ऊपर उठा है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का। जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, सिंपल सी बात है, दो धारी तलवार है। एक सिंपल सी बात है, आप केसेस का आना कम करिए, आपका प्रेशर ईज हो जाएगा। आप कितने भी अस्पताल खोल लीजिए, आपके चैनल से मैं आज ये बोल रहा हूं आज तक से कि आप 1000 बेड भी लगा लीजिए, ऑक्सीजन सप्लाई भी ले आइए, डॉक्टर और नर्सेज कहां से लाएंगे? डॉक्टर और नर्सेज भी तो चाहिए। आपका पहला परम कर्तव्य होना चाहिए। इटली में जब सर्च चल रहा था, यूके में सर्च चल रहा था, यूएस में सर्च चल रहा था, न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया लॉकडाउन करके नीचे लाने के लिए, मतलब केसेस को नीचे लाइए। केसेस नीचे आएंगे, आपकी हेल्थ व्यवस्था सुधरने लगेगी, जैसे डॉक्टर स्वप्निल ने कहा। दूसरी बात, फॉरवर्ड प्लानिंग करिए प्लीज, एक हफ्ते का आंकलन करके चलिए, ज्यादा मान के चलिए, जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर मलिक ने 1400 कहा, वो फिगर 1500 भी हो सकता है, पर उतना प्लान करके चाहिए। अगर 900 की रिक्वायरमेंट है तो 1000 दीजिए। आपके पास पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जीवनदायिनी कोई चीज है अगर कोरोना में है तो वहां ना रेमडेसिविर है, ना वेंटिलेटर है, वो है ऑक्सीजन। अगर नए लोगों को अर्ली केसेस में आप ऑक्सीजन लगाएंगे तो उनका सीटी स्कोर 5 से 15 नहीं जाएगा, वो लोगों को बचा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस वेव में यंगस्टर्स को बहुत जल्दी कोरोना अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को। आपने उसके बारे में सोचा? आपको तीसरी चीज, लॉकडाउन से फायदा क्या होगा? आप वैक्सीनेशन की दर को प्रॉपर्ली बढ़ा पाएंगे ताकि लोगों को 2 महीने बाद बचाएं। वैक्सीनेशन आज नहीं बचाएगा। कोई अगर सोच रहा है वैक्सीनेशन आज बताएगा तो वैक्सीनेशन आज नहीं बचाएगा। आज अमेरिका में दिसंबर से आज 4 महीने बाद 90% में डेथ की मोर्टालिटी कम हुई है, 90% से कम हुई है मोर्टालिटी, और 15 हफ्तों में आंकड़े कम आते जा रहे हैं। मतलब 2000, जहां पे 5000 लोग रोज मर रहे थे, वो अब 500-600 पे आ गए हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, साइंटिस्ट की बात सुनिए, डॉक्टर्स की बात सुनिए, फॉरवर्ड प्लानिंग करिए। देश इस समय वॉर में है, वी आर इन द वॉर जोन राइट नाउ, प्लीज बिहेव लाइक दैट। काश सरकारें जो हैं, डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर मलिक आ रहे हैं स्वप्निल जी आपके पास, डॉक्टर मनोज को भी हम जोड़ना चाहेंगे। काश सरकारें आपकी बात सुने। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर स्वाति, जिस गुस्से में और जिस दर्द के साथ आज यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो आम लोग हैं ना इस देश के, वो तो हम आपकी तरफ देखते हैं, वो तो हम आपके हॉस्पिटल्स की तरफ देखते हैं। हमारा ये मानना है कि हम आपके हॉस्पिटल पहुँच गए, हम डॉक्टर की शरण में पहुँच गए, अब हम ठीक हो जाएंगे, अब डॉक्टर ही हमारा मालिक है, वही हमें बचाएगा। लेकिन यदि आप लोग आज इस तरह से दुखी परेशान हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तो सोचिए हम लोगों का क्या होता होगा। डॉक्टर मनोज, क्या स्थिति है? क्योंकि सबसे पहले आप अदालत भी गए, उसके बाद जो एक मरीजों का फ्लो आता है आपके पास, उनको रोकना कितना मुश्किल होता है और ये स्थिति कैसे सुधर सकती है? कोई प्लान, कोई आइडिया आपके दिमाग में है डॉक्टर मनोज? जी, मैं आपको सबसे पहले सही साथ ये बताऊंगा कि अभी मैक्सिमम हॉस्पिटल एडमिशन डिनायल कर रहे हैं, चाहे वजह जो भी है, उनके सिस्टम बिल्कुल क्रैश हुई और उसका मेन रीजन होता है। तो अब ये जो एक स्थिति पैदा हुई है, इस चीज को जो लोग पहले से प्लान कर रहे थे और जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त किया, उनको भी तो कम से कम सामने आके कुछ प्लान लेके, और इस प्लान में आपको एपिडेमियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, हमारे पैनलिस्ट और लोग भी बोल रहे हैं, उनको ये बाबूशाही और राजनीति करने का वक्त नहीं है, बट इसमें निश्चित तौर से एक वे फॉरवर्ड की प्लानिंग करनी पड़ेगी और ऑक्सीजन को तो पहुंचाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर स्वप्निल ने कहा, महाराष्ट्र में हो सकता है कि उनका इंडिजिनस भी प्रोडक्शन है और गुजरात से और बगल के स्टेट से भी उनको काफी ऑक्सीजन मिल सकता है, बट दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा से कंप्रोमाइज रही है और इनकी डिपेंडेंस दूसरे राज्यों पर रही है। बट अभी जो दिल्ली में हालत है, क्या सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि मैं अपने जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं? ये डॉक्टर, नर्स और जनता समझ ले। अभी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है और इसका सॉल्यूशन मुझे अब सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हो, वैक्सीनेशन दीजिए, और कहीं भी आप एक तरह का ऐसा सेंटर क्षेत्र वाइज हर मोहल्ले में बनाइए कि कम से कम वहां पे
सिक पेशेंट आके थोड़े देर के लिए भी ऑक्सीजन लेके अपनी कंडीशन को ज्यादा डिटोरिएट नहीं होने दें। आज जो दिन भर जो मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूम रहा है, अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर जाता है किसी अस्पताल के गेट पे, या उसके सैचुरेशन 60 हो जाती है। उस समय आपने ठीक ही कहा कि हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देना 60 लीटर का कंजम्पशन है। आप नॉर्मल अगर 5 लीटर पे ऑक्सीजन इनिशियल स्टेज पे दे दो तो शायद उसका उतना डिटोरिएशन नहीं हो, बट सरकार ने बिल्कुल आंख बंद कर ली है। जो भी हमारे यहाँ जो सत्ता स्तुति करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, और लोगों को कोई मतलब नहीं है कि जनता का क्या होगा। मुझे ये लगता है कि हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में एक आप ऑक्सीजन पार्लर बोलिए या जो भी बोलिए, एक वॉर रूम बनाइए जहां ऑक्सीजन मिल जाए नीडी को। इतना करने से भी शायद अस्पताल में कुछ लोड कम हो जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन मिल जाए। डॉक्टर राजेश ये बात कह रहे हैं, ये बात बहुत छोटी सी हमें लग सकती है, लेकिन आज बेहद जरूरी है। कोरोना के इस भयावह काल में जहां 4 लाख को पिछले 24 घंटों में केसेस पार कर चुके हैं, हम डॉक्टर राजेश, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर भार्गव आपके पास आए, लेकिन स्वप्निल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर भार्गव की बात पर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। कैन यू हियर मी? या प्लीज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर अ मंथ, जिससे ये केसेस कम हो, हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रेशर कम हो। जैसा डॉक्टर राजेश ने बोला, दिल्ली में सब कुछ ड्रेन होता है, एनसीआर में आसपास के सारे स्टेट्स वहीं ड्रेन होते हैं, और इसकी वजह से वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम पे एक्सट्रीम प्रेशर है। डिस्पाइट हैविंग so much of government institutions, so much of private hospitals in दिल्ली, उधर के पूरे सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखा जाए एटलीस्ट फॉर अ मंथ, और साइड बाय साइड वैक्सीनेशन की ड्राइव को फास्ट करें, और उसी से इसको हैंडल किया जा सकता है। अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट द रिसोर्सेज। मतलब आई थिंक एवरीथिंग कंट्री में हर कोई अपने लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, वो सब लोग फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट ये चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके सिस्टम पे प्रेशर को कम करना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर भार्गव खराब होती जाएगी। चाहूंगा जो मुझे शुभित करती है, मुझे दुखी करती है, क्या ऑक्सीजन ने इस देश को बांट दिया है कि उत्तर प्रदेश हरियाणा को नहीं देगा, हरियाणा दिल्ली को नहीं देगा, और दिल्ली में शायद ऑक्सीजन के खुद के प्लांट्स नहीं हैं, तो उसके लिए उसको निर्भर होना पड़ेगा और उसकी उसको उठानी पड़ेगी। ये क्यों ऐसी हालत क्यों है? क्यों बार बार मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है? क्यों नहीं हमारे पास एक प्लानिंग स्ट्रक्चर है? क्यों नहीं सेंटर और स्टेट मिलके लोगों की जान बचाने की कोशिश करते? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस सेंटर और स्टेट की लड़ाई में जो एक पिस रहा है वो कॉमन आदमी पिस रहा है। समझिए, किसी के पास ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो फ्लो मीटर नहीं है, फ्लो मीटर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो मास्क नहीं है, और मास्क होने के बाद, सब चीजें होने के बाद उस सिलेंडर से उसका काम नहीं चलता, वो खाली हो जाता है। आप दयनीय स्थिति समझिए, लोग 60 की सैचुरेशन पे आ रहे हैं, जो मर जा रहे हैं, सड़कों पे मर जा रहे हैं। इस बार भयानक स्थिति है, इतना बड़ा मैसेकर आज तक नहीं हुआ। और आप समझिए, हार्ट अटैक किसी को होता है तो परेशानी उसको कम होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 6 घंटे तक आपको ऑक्सीजन ना मिले, सांस आपकी उखड़ती रहे, और 6 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो, उसके परिजनों के मस्तिष्क पटल पे क्या अंकित होगा, ये बात सोचिए। क्या आप इलेक्शन जीत पाएंगे? क्या आप ये बार बार बोल पाएंगे? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देश पे विकट स्थिति है, प्लीज कोऑर्डिनेट होके काम कर लीजिए। डॉक्टरों को अस्त्र दे दीजिए, वो हरा देंगे कोरोना को। ये जितने डॉक्टर बैठे हैं, ये कर्मठ हैं, ये कार्यशील हैं, ये कसम लेते हैं कि हम कोरोना को हरा देंगे, बस अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। और वो अस्त्र शस्त्र देने की जिम्मेदारी तो डॉक्टर भार्गव सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकार की है। हम सब उसकी तरफ देख रहे हैं, और ये जनता कभी किसी को भूलती नहीं है सर। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल सही जी। देखिए, शुरू में आपने देखा था कि आर्मी को डिप्लॉय किया था, हमारे कुछ टैंकर्स वगैरह एयरलिफ्ट किए गए, लाए गए, लेकिन क्या आप आज भी अगर शहर में निकले तो आपको दिखाई देता है कि आर्मी कहीं पर लगी हुई है जो ऑक्सीजन टैंकर्स वगैरह पहुंचा रही हो? क्यों नहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन अभी भी सरकारें जो हैं वो आराम से कागजों के ऊपर ही चीजों को खिसका रही हैं। कहीं भी शहर में या अस्पतालों में या लोगों के घरों में चीजों की राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। हम
खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कोई भी एक सेकंड की सांस नहीं ले सकता है। ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आप ये सोचिए कि हॉस्पिटल का हॉस्पिटल, घरों में लोग रह रहे हैं जिनका ऑक्सीजन 50, 60, 70 पहुंच रहा है, और जैसे ही जरा सा कम होता है पूरे परिवार के हाथ पैर फूल जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि कैसे हम अपने परिवारजन को संभालें, कहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, कैसे वो रिफिल होगा। एक समस्या इतनी ज्यादा इस वक्त लोगों के ऊपर आ चुकी है ये ऑक्सीजन की, कि इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जैसे मैं पहले भी कह रही थी और अभी एक और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें इंटरमीडिएट फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जहां पर लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके। अगर आपके पास डॉक्टर्स की कमी है तो आप टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करके इन फैसिलिटीज को क्रिएट करिए जहां पर हम सैल्वेज कर सके अपने पेशेंट्स को। हम रोज सारी रात हमारी इसी में निकलती है जब मरीज हमारे कॉल करके बोलते हैं एक सिलेंडर दिला दीजिए, एक ऑक्सीजन दिला दीजिए, हमारे मरीज को बचा दीजिए। हमारे मरीज की 50 हो गई है, 60 हो गई है। आप बताइए कि डॉक्टर्स भी इतना ज्यादा बेबस फील कर रहे हैं इस वक्त। समझ नहीं आता है कि कैसे हम अपने मरीज को बचाएं, कैसे हम उनकी रक्षा करें, जानते हुए, सारी नॉलेज हमारे पास होते हुए, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज हम लोग बेबस फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है डोर टू डोर वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लॉकडाउन लगाइए और डोर टू डोर वैक्सीनेशन करिए। अगर हम ये डेटा निकाल सकते हैं कि वैक्सीन देने के बाद कितने लोगों को सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, कितनों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितने लोगों को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है। और अगर वो बहुत कम है, अगर वो संख्या बहुत कम है, तो हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हमने बेनिफिट टू रिस्क की थ्योरी को समझा है कि रिस्क देखना है हमें कि बेनिफिट देखना है हमें, तो हम इस तरफ भी जा सकते हैं कि हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करें ताकि हम आने वाली वेव से सुरक्षित करें। और अब डेटा कहता है, डेटा साफ तौर से ये कहता है, जो नई स्टडीज हैं, कि फर्स्ट डोज लगने के बाद ही 4 हफ्ते के अंदर 60 to 65% इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाता है और ट्रांसमिशन भी 38 to 45% कम हो जाता है। तो ना केवल आप खुद को सुरक्षित कर रहे हैं एक डोज के बाद, बल्कि आप दूसरों को भी संक्रमण देने की संभावनाएं कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पे काम करने की जरूरत है कि आने वाली वेव को भी हम रोकें और जो मौजूदा हमारे हालात हैं उन्हें हम सुधार सके। वरना जिस तरह का तांडव इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे भारत में, और हम डॉक्टर्स जितना ज्यादा इसको झेल रहे हैं, हम ही लोग इस चीज को समझा सकते हैं आपको कि किस मेंटल प्रेशर से पूरा परिवार इस वक्त गुजर रहा है, जहां 3-3 लोग, 4-4 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बचाएं किसको नहीं। लोग इस तरह के फोन करते हैं कि हमारे घर के 3 लोग कोरोना पीड़ित है, एक को तो बचा लीजिए, कम से कम एक ही को बचा लीजिए। इस तरह की अगर आज हालत हो गई है कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि कौन से परिवारजन को बचाएं और कौन से को नहीं, तो शायद सरकारों को जागने की नहीं। बिल्कुल आप डॉक्टर स्वाति ठीक कह रही हैं, लेकिन डॉक्टर राजेश, अब जाहिर सी बात है, इतनी मजबूरी हम आप लोगों की समझते हैं कि बेड ख़त्म हो गए, आईसीयू ख़त्म हो गए या फुल हो गए, ख़त्म तो नहीं कहना चाहिए, फुल हो गए, वेंटिलेटर्स फुल हो गए, तो आप मरीज को कैसे लेंगे। लेकिन देश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है एम्स, वहाँ तो लोग आते हैं इस उम्मीद से कि हमें जगह मिल ही जाएगी। क्या करते हैं सर आप जब सब फुल हो जाता है? हाँ। तभी तो मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई एक क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा सीरियस पेशेंट आते हैं तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, केसेस कम करिए, अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट करिए। बहुत जब एडवांस डिसीज हो जाती है तब हमारे पास आते हैं तो उस समय इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और इतने सारे पेशेंट्स के रिक्वेस्ट रोज आईसीयू बेड्स के लिए आते हैं। आईसीयू बेड लगातार भरे हुए हैं। हमारे पास कभी ऐसा भी नहीं होता कि जो हमारे पास अगर 300 ऐसे पेशेंट है जो इस समय आईसीयू में नहीं है, उनमें से किसी को आईसीयू की जरूरत पड़े तो उनके लिए आईसीयू का बेड अरेंज करना अपने आप इतना मुश्किल हो जाता है। तो जो ये इतनी सीवियर स्टेज में पेशेंट आ रहे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो तभी मैंने कहा कि वही एक बड़ा कारण है कि आप जितनी भी ऑक्सीजन देते जाएंगे वो कम पड़ेगी। क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी तो हमारे यहाँ पे लगातार अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बेड बढ़ाया जा रहा है कोविड के। जो मेन हॉस्पिटल में 2 फ्लोर बना दिए गए कोविड के, क्योंकि जब इतने सारे देशवासी जब इतना सफर कर रहे हैं तो आप बेड और क्रिएट करेंगे, लेकिन जो ही आप बेड क्रिएट करेंगे आपको मैन पावर चाहिए। हमने सारा काम बंद करके मैन पावर शिफ्ट कर दी, लेकिन ऑक्सीजन, मेडिसिन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बढ़ती चली जाती है। और यही
मेन कारण है कि इसको जूझने में इतनी मुश्किल हो रही है। डॉक्टर मलिक, लगातार आप डिमांड कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 4 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर गया है हमारे देश में, आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड है या दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटल्स की और दिल्ली की जो डिमांड है अगर वो पूरी हो जाए तो भी इस पेंडेमिक में वो कम ही पड़ेगी ऑक्सीजन? देखिए सही जी, सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़ों के बारे में बता दूं। ये जो आंकड़े 4 लाख के आ रहे हैं या दिल्ली में 25-27 हजार के आ रहे हैं, अब आप दिल्ली की बात लीजिए, 25-27 हजार का अगर आंकड़ा आ रहा है, ये कोई आंकड़ा नहीं है। मैं आपको इस तरह से आकलन करके बता रहा हूं, अगर आप 2.5 करोड़ की आबादी वाले एक शहर के अंदर केवल 70-80 हजार का टेस्ट करेंगे, जिसमें पॉजिटिविटी 33% है, तो 25 हजार पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है आपका आंकड़ा 25 हजार है। 25 हजार तो आज हमारी दिल्ली के अंदर पेशेंट्स ऐसे हैं या तो अस्पतालों में भरे हुए हैं या घरों में उनको एडमिशन की जरूरत है, वो हैं। और अगर देखा जाए तो कोरोना में 5 से 7% एडमिट होते हैं, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं केसेस कितने ज्यादा। अब दिल्ली में 20 लाख टेस्ट होकर के देखिए एक दिन कि होता क्या है, आंकड़ा क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बिल्कुल क्लियर फोकस ऑक्सीजन पे रखूंगा, किसी शब्दावली में नहीं घूमूंगा, किसी बात में नहीं जाऊंगा, किसी उपदेश में नहीं पढ़ूंगा। सीधी सी बात है, हमारे मरीज मर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऑक्सीजन की कमी है, और नंबर 3, हमें ऑक्सीजन दीजिए। इसके अलावा किसी चीज का मुझे डिस्कशन नहीं करना है। सबसे पहले बताऊं, अगर दिल्ली की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 976 टन है और 1/3 यानी 312 या 15 टन जो भी दिल्ली में आई है कल के दिन, आप ये देखिए 2/3 ऑक्सीजन एक शहर में देना जिसकी की इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन है, ये बहुत गंभीर बात है, खतरनाक बात है। और वो भी तब जब डॉक्टर्स एक हफ्ते से चिल्ला रहे हैं, जब त्राही त्राही हो रही है, सड़कों पे लोग मर रहे हैं। दूसरी चीज सईद जी बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन है क्या। मैं ऑक्सीजन से फोकस नहीं हटाना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन से मौत होती है, नहीं, ऑक्सीजन से मौत तो होती ही है, ऑक्सीजन से बड़ा कुछ और होता है। होता क्या है, अगर आप कोरोना के पेशेंट को थोड़ी कम ऑक्सीजन देकर ट्रीट करेंगे या ऑक्सीजन के अभाव में ट्रीट करेंगे, कुछ लोग तो मरेंगे, लेकिन जो बच जाएंगे, मैं दोबारा बताऊंगा, जो बच जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उनकी किडनी में, उनके लिवर में, उनके हार्ट में और उनके ब्रेन में भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। हमें लोगों की केवल जानें नहीं बचानी है, ये जाने तो बचानी है, हमें लोगों के ऑर्गन्स भी बचाने हैं। किडनी फेलियर्स में लोग चले जाते हैं, लिवर फेलियर्स में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ एस्फिक्सिया, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें 1 किलो भी कम नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं आज से हफ्ता पहले भी आपकी चैनल पर बोल के गया था कि इस तरह के हादसे होंगे, आगे भी होंगे, अगर हम जागरूक नहीं होंगे। और आज फिर देखिए कि बत्रा हॉस्पिटल में भी वही हुआ, और मैंने डॉक्टर परवीन भाटिया को भी लाइन पे लिया, क्योंकि उनका मुझे बार बार फोन आ रहा था कि मैं करूं क्या। 100 नंबर पे 2 बार, मैंने कहा हेल्पलाइन पे फोन करो, 100 नंबर पे 2 बार फोन कर लिया, हेल्पलाइन पे कर लिया, डीएम से बात हो गई, एसडीएम से बात हो गई, लेकिन कोई ऑक्सीजन देने की ऐसी कैपेसिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीएम और ये लोग हैं ये देना नहीं चाहते, अगर इनकी कैपेसिटी पूरी नहीं होगी तो यहाँ पे सड़कों पे मौतें होंगी, अराजकता होगी और दिक्कत होगी। और एक चीज और बता दूं, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, फ्यूचर सुन लीजिए। अब मैन पावर शॉर्टेज होगी, हमारे हॉस्पिटल्स में 18 घंटे नर्सेस डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और उनमें से 10-10, 15-15% को कोरोना हो गया। आने वाले टाइम में मैन पावर में शॉर्टेज होगी, आने वाले टाइम में हमारे पास बेड्स की शॉर्टेज होगी, बेड्स की अभी भी शॉर्टेज है लेकिन और ज्यादा शॉर्टेज बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में मेडिसिन की शॉर्टेज होगी जो अभी भी आने वाले टाइम में होगी, और आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की और शॉर्टेज होगी। हम मिलिट्री को क्यों नहीं उतारते, हम वायुसेना को क्यों नहीं उतारते? आप हमें बताइए ना किस स्टेट में कहां पर है, हम अपने ट्रक्स भेजेंगे, मंगाएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आज का हमारा बस विषय इतना ही रहना चाहिए। ठीक है सर, इससे फोकस आगे नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, इम्यूनाइजेशन भी खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक डर है एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ और वहां वैक्सीनेशन भी था, तो मेरा एक डर है ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स भी बन सकते हैं। इस वक्त हमारे को केवल और केवल लोगों की जान बचानी है और उस पे हेल्थ केयर का फोकस होना चाहिए। ऑफ कोर्स वैक्सीन तो देनी है, लेकिन हेल्थ केयर का फोकस लोगों की जान बचाने का होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मलिक। डॉक्टर मनोज, आप सहमत हैं कि हमारा फोकस सिर्फ ऑक्सीजन पर होना चाहिए और अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, और अगर हमें ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए मिल जाए तो हम काफी लोगों को बचा सकते हैं?
मैं बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक की बात से सहमत हूँ कि हमारा अभी प्राइमरी ऑक्सीजन होना चाहिए। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, ये तो जरूरी है, इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग जो कंट्रोल वैक्सीनेशन से होगा। बल्कि देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पे कोई भीड़ ना हो, कोई अफरा तफरी नहीं हो, क्योंकि हर जगह जहाँ भी दिल्ली के कुछ सेंटर पे जहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, और इस भीड़ से फिर से कोरोना ट्रांसमिशन, क्योंकि उनके किसी न किसी रिलेटिव को कोविड पॉजिटिव है और वो लोग डेस्परेटली अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना चाहिए। दूसरी चीज, जहां कोविड के पेशेंट भी हैं, कोविड हॉस्पिटल है और वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां एक सेग्रीगेशन होना अति आवश्यक है। तो दो स्ट्रैटेजी है। अभी तो जान बचाने के लिए बिल्कुल सही है डॉक्टर रवि मलिक का कहना कि फोकस शुड बी ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि दिल्ली एस्फिक्सिया में है, दम घुट रहा है दिल्ली का, तो ऐसे में ऑक्सीजन मिनिमम, ये तो प्राणवायु बन के ऑक्सीजन से ही जान बचेगी। डॉक्टर भार्गव, क्या दोनों काम साथ में चल सकते हैं सर, कि हमें ऑक्सीजन भी मिलती रहे, ऑक्सीजन मिल जाए तो आप लोगों को बचा लेंगे, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी शुरू कर दें, ताकि जो फ्यूचर प्लानिंग की आप लगातार बात कर रहे थे सर, भविष्य में हम कम से कम अपने लोगों को बचा पाएं? सैयद जी, इसको इस तरीके से देखना चाहिए, एक इमीडिएट है, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। हमें तीनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जो इमीडिएट है, जहां से भी ऑक्सीजन मिल सकती है, जिस भी क्षेत्र से मिल सकती है, अगर कहीं पे केसेस कम हो रहे हैं वहां से ऑक्सीजन हमारे को लानी चाहिए और लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। शॉर्ट टर्म, ये तो इमीडिएट हो गई। शॉर्ट टर्म के लिए आपको एपिडेमियोलॉजिस्ट को, डॉक्टरों को साथ बैठना पड़ेगा, ये जज करने के लिए कि मेरी रिक्वायरमेंट 5 मई को कितनी होगी और 10 मई को कितनी होगी, सो दैट फ्यूचर में हम ये गलतियां दोबारा ना करें। जयपुर गोल्डन में एक बार गलती हुई, बत्रा में आज दूसरी बार गलती हो गई। ये गलतियां कब तक रिपीट करते रहेंगे? बिकॉज हम हमेशा कर्व के पीछे हैं। हम फॉरवर्ड प्लानिंग, इस पूरी पिक्चर में कोई अम्ब्रेला पिक्चर नहीं देख रहा, कोई बड़ा व्यू नहीं देख रहा बैठ के कि मैं आगे 5 तारीख और 10 तारीख को ईज आउट कर पाऊं। हम एक ही चीज को रोज भाग रहे हैं। डॉक्टर मलिक की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, पर डॉक्टर मलिक साथ में सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं बैठ के 5 तारीख और 10 मई 15 मई के बारे में भी सोचना आवश्यक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वैक्सीनेशन, जिस प्रकार से हमने बात करी, वैक्सीनेशन दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगस्त सितंबर तक हमको जरूरी है इस बात का कि हम 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए। अगर आप देखते हैं अमेरिका में क्यों ये आंकड़े कम आ रहे हैं, क्यों यूके में आंकड़े कम आ रहे हैं, एक सिंगल चीज जिसका नाम है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। कल का अगर आप मेरा ट्वीट देखें, अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जाके वी शेप में ऊपर गई, उसका एकमात्र कारण है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। तो मेरा निवेदन है, इमीडिएट, अल्ट्रा इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को देश को निजात पाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी। हमें भावुक नहीं होना है, पर साइंस को बिलीव रखना है। साइंटिफिक नॉलेज को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी एपिडेमियोलॉजी से R0 कितना है और कितनी तेजी से प्रोग्रेशन है, सो दैट हम प्रिडिक्ट कर पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, देखिए अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वैक्सीनेशन यूज की गई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जरूरत है, हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं में कमी की हमें दिखाई देती है, जो ये 6 के 6 डॉक्टर यहां पर इस बात को कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मलिक का जो फोकस है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि दिल्ली में 8 मरीजों की बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से आज मौत हो गई है। इसी खबर पर लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी, बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर स्वप्निल मेहता, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आप 6 ने एक बात बहुत पुख्तगी से यहां पर कह दी है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, हम एजुकेटेड हैं, हम पूरी तरह से सक्षम हैं मरीजों को बचाने के लिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं 24 घंटे काम करने के लिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, हम किसी को मरने नहीं देंगे। ऑक्सीजन सरकारों को देनी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस दृढ़ता के साथ अपनी बात रखने के लिए, बहुत धन्यवाद।